जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो जो करंट अफेयर्स हमारा चलेगा उसमें हम लोग प्री मेंस के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं न्यूज़पेपर में कई बार लिखे हुए मिलते हैं हमें, तो वो हम लोग देखते चलेंगे साथ में। उन टॉपिक्स में से, उन न्यूज़ में से जो भी हमारे लिए प्रीलिम्स के इम्पोर्टेंट फैक्ट होंगे वो भी हम देखेंगे। तो जब भी आपको प्रीलिम्स के फैक्ट के हिसाब से कुछ भी नया दिखे या फिर जानने को मिले तो अभी से आप लोग तैयारी करते चलिएगा। लास्ट में वो बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाती हैं चीज़ें, तो प्रेशर में आ जाते हैं हम लोग। तो वो सब चीज़ें नहीं करनी है, शुरुआत से ही अच्छे से देखते हुए चलना है, रिवीजन करते हुए चलना है, बड़े अच्छे से आराम से। लास्ट में जब भी प्रीलिम्स कोई भी बड़े एग्जाम का होगा, यूपी पीसीएस है, इवन आप यूपीएससी भी दे रहे हैं तो भी आपको फ़ायदा होगा। तो न्यूज़पेपर को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। साथ ही साथ मेंस के जो पॉइंट हैं उनको नोट करते हुए चलिए। जब आपका प्रीलिम्स अच्छा हो जाए, ये सारी चीज़ें जो भी इकट्ठी हुई रहेंगी उन पीडीएफ से आप लोगों को फैक्ट्स मिल जाएंगे। और जो बात है एमसीक्यूज़ का, तो एमसीक्यूज़ भी हम लोग बीच बीच में करेंगे, बार बार रिपीटेड मोड पे करेंगे। 3-4 दिन पे कभी देख लिया, वीकली देख लिया, मंथली देख लिया, तो उससे भी बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो जाएंगी। तो बस अब स्टार्ट करते हैं अपने आगे की जर्नी को। देखिए, ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है जो कि कल परसों के न्यूज़पेपर में आया हुआ था। जो ग्राउंड वाटर है, जो भूजल है, उसमें ज़रूरत से ज़्यादा नाइट्रेट पाया गया है, और वो भी लगभग 440 जिलों में भारत के। तो अगर आप परसेंटेज वाइज देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ था कि लगभग भारत के 56% जिलों में वहाँ पर आपको देखने को मिला है कि जो भूजल है, ग्राउंड वाटर है, उसमें नाइट्रेट ज़रूरत से ज़्यादा हमें देखने को मिल रहा है। अब अगर आप इसको मेंस के टॉपिक के हिसाब से देखेंगे तो GS 3 में मेंस टॉपिक आपका है इश्यूज रिलेटेड टू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडीज, यानी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कृषि सब्सिडी से संबंधित जो मुद्दे हैं वो, इससे सीधा सीधा फैक्ट आप वहाँ पे इसको लिख सकते हैं। क्योंकि फर्टिलाइज़र जो है, जो खाद है, उस पे सब्सिडी काफ़ी बड़ी मात्रा में दी जाती है। उसकी वजह से इसका ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल होता है, और उसके इस्तेमाल की वजह से भूगर्भ जल जो आपका है, भूजल है, उसमें इसकी मात्रा बढ़ी हुई हमें नज़र आती है। तो अगर हमें सॉल्यूशन के रूप में भी लिखना होगा, तो अगर हमें प्रॉब्लम के रूप में दिखाना होगा क्या समस्या आ रही है, तो वहाँ पर आप इन फैक्ट्स को प्रस्तुत कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है? देखिए, ये प्रीलिम्स में भी आपसे पूछा जा सकता है। लगभग 56% जो भारत के ज़िले हैं वहाँ पर ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिल रही है। क्यों? क्योंकि जो सब्सिडी दी जा रही है सिंथेटिक नाइट्रोजन वाले फर्टिलाइजर्स या खाद पर, उसकी वजह से हमें ये समस्या देखने को मिल रही है। अब ये प्रीलिम्स के लिए ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि अगर आपके ग्राउंड वाटर में, यानी कि भूजल में, 1 लीटर पानी आप अगर उठाते हैं और 45 मिलीग्राम से ज़्यादा आपको नाइट्रेट देखने को उसमें मिलता है, तो वो हमारे लिए हानिकारक होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि भूजल में नाइट्रेट का स्तर अगर 45 मिलीग्राम प्रति लीटर से अधिक है तो वो खतरनाक माना जाता है। और जहाँ तक बात है 3 ऐसे राज्यों की जो सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं अपने भूगर्भ जल में नाइट्रेट की मात्रा से, तो सबसे अधिक राजस्थान प्रभावित हुआ है, दूसरे नंबर पे कर्नाटका है, और तीसरे नंबर पे तमिलनाडु है। तो ये टॉप 3 मोस्ट अफेक्टेड स्टेट्स, यानी शीर्ष 3 सबसे अधिक प्रभावित राज्यों में राजस्थान, कर्नाटक और तमिलनाडु है। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो अभी से आप लोग ध्यान देते चलिएगा। आगे देखिए, ये जो न्यूज़ है ये डायरेक्ट हमारे लिए फ़ायदा इसमें हमें नहीं है, लेकिन हाँ प्रीलिम्स के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है वो देखिए। पंजाब सरकार ने क्या किया है, वहाँ पे अपने एक डिप्टी एसपी को नौकरी से बर्खास्त कर दिया, डिसमिस कर दिया। क्योंकि वहाँ पर एक लॉरेंस बिश्नोई जैसे हैं, तो न्यूज़ चैनल पे वहाँ के डिप्टी एसपी ने उनका अरेंजमेंट किया था इंटरव्यू का। तो बाद में एक जांच का गठन किया गया था, और जांच में उनको दोषी पाया गया, तो सरकार ने फिर उन्हें हटा दिया गया। तो सरकार के द्वारा डिप्टी एसपी को हटाया गया। हमारे लिए काम का चीज़ है पॉलिटी में, हम यहाँ से प्रीलिम्स के लिए क्या सीख सकते हैं ये देखते हैं। देखिए, आर्टिकल 311 जो है उसके तहत आप, चाहे संघ की बात हो यानी कि यूनियन सर्विस की बात हो, चाहे वो आपके राज्य की सेवा की बात हो, उसमें आप जो भी कार्यरत अधिकारी हैं, सेवा अपनी दे रहे हैं, उनको आप अगर नौकरी से हटाने की बात हो, उनके रैंक को घटाने की बात हो, या फिर उनको नौकरी से आप हटाना चाह रहे हैं, तो वो आर्टिकल 311, अनुच्छेद 311 के तहत ये पावर दिया गया है। तो आर्टिकल 311 आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज़, जो आपका 15th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1963 है, यानी 15वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1963, उसमें कुछ महत्वपूर्ण संशोधन किए गए थे, वो हमें देखना है। अभी नई नई चीज़ें, अभी से थोड़ी थोड़ी चीज़ें सीखते चलिए, क्योंकि फैक्ट्स अब नए नए भी पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। तो सबसे पहला चीज़ हमें ये जानना है कि इसी आर्टिकल 311 में कुछ संशोधन किए गए थे, बदलाव किए गए थे। क्या किया गया था? आर्टिकल 311 यानी कि अनुच्छेद 311 में संशोधन करते हुए
15वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1963 ने कहा कि अगर आप किसी अधिकारी को, चाहे वो राज्य में सेवा अपनी प्रदान कर रहे हो, चाहे केंद्र में प्रदान कर रहे हो, अगर आप उनको नौकरी से हटा रहे हैं या फिर आप उनको रिमूव कर रहे हैं, उनका रैंक घटाना चाह रहे हैं, तो जो भी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी बैठेगी उसमें उन अधिकारी को भी शामिल करिए, उनको भी मौका दीजिए अपने आप को प्रतिनिधित्व करने का, अपनी बात रखने का। ऐसा ना हो कि सीधे उनको हटा दिया जाए नौकरी से या उनकी रैंक कम कर दी जाए और फिर उनको सूचित किया जाए। उनको भी पता होना चाहिए कि उनके ऊपर इंक्वायरी बैठी है, उनको मौका मिलना चाहिए अपनी पैरवी करने की, अपनी बात रखने की। तो ये जो संशोधन किया गया, ये 15वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1963 के तहत किया गया है। ये आप पढ़ लीजिएगा। कुछ और इम्पोर्टेंट संशोधन किए गए थे। वो क्या है? जो हाई कोर्ट के जजेस हैं उनका आपको पता है कि जो रिटायरमेंट का उम्र है वो 62 साल है। तो 62 साल में वो सेवानिवृत्त होते हैं। तो पहले वो 60 साल हुआ करते थे। इसी संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत 60 साल से बढ़ाकर उनका जो रिटायरमेंट एज है, सेवानिवृत्त होने का जो उम्र है, वो 62 साल कर दिया गया। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, प्रीलिम्स में कभी भी आ सकता है किसी भी पॉइंट में। तीसरी चीज़, जो हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं, आप उनको एक्टिंग जज के तौर पर हाई कोर्ट में नियुक्त कर सकते हैं। ये भी इसी संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत ये प्रावधान को जोड़ा गया है। अब आपके लिए होमवर्क टाइप का क्या है जो आपको देखना है? ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल 308, आर्टिकल 309, आर्टिकल 311 हमने देख लिया, और आर्टिकल 312। आर्टिकल 312 आप लोगों को पता होगा, ऑल इंडिया सर्विसेज के बारे में हम इसमें जानते हैं। आर्टिकल 308 के बारे में आपको पता होगा कि इसमें यह बताया गया है कि राज्य और संघ के अंतर्गत जो सेवाएं प्रदान की जाती हैं उनके बारे में वर्णन किया गया है। आर्टिकल 309 भी देख लीजिएगा, आर्टिकल 311 हम लोगों ने देख लिया है। तो ये चारों इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, आपको प्रीलिम्स के हिसाब से इसको तैयार रखना है। और लास्ट में एक न्यूज़ है, कर्नाटिक म्यूजिशियन यानी कर्नाटक संगीतकार हैं टीएम कृष्णा जी, उनको संगीत कला निधि पुरस्कार की उपाधि से सम्मानित किया गया। बहुत दिनों तक ये चर्चा में थे, बहुत सारा विवाद भी उठा। आखिरकार संगीत कला निधि अवार्ड से इनको नवाजा गया, टीएम कृष्णा जी को। ये तमिलनाडु के रहने वाले हैं, तो आप लोग इनको ध्यान रखिएगा। और बाकी जो भी प्रीलिम से इम्पोर्टेंट और भी एमसीक्यूज़ वगैरह हैं वो हम लोग बीच बीच में ज़रूर देखेंगे, लेकिन चीज़ों को पढ़ने का, फैक्ट्स को याद रखने का ये आदत अलग से बनाइए। शुरुआत से ही सिर्फ एमसीक्यूज़ के पीछे मत भागिए। एमसीक्यूज़ में आपको तभी हेल्प मिलेगा जब आप चीज़ों को थोड़े ठीक तरीके से पढ़े हुए रहेंगे। तो हम लोग आगे भी और अच्छे तरीके से फैक्ट्स और जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं वो हम लोग कवर करेंगे। आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। और हिंदी जहाँ तक बात है आरओ की, वो भी अभी जल्द स्टार्ट होगा। आरओ के लिए हिंदी हम लोगों को अच्छे से पढ़ना है। और भी कोई स्टैटिक सब्जेक्ट है तो उस पर भी हम लोग जल्द वीडियोस आप लोगों को मिलेगा। कुछ भी क्वेरी है यूट्यूब चैनल पे आप लोग लिख सकते हैं। टेलीग्राम से जो लोग जुड़े हैं वो पर्सनल मैसेज कर दीजिएगा। तो बस आप लोग अपनी पढ़ाई अब स्टार्ट करिए फिर से। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।